तो आपका अगर मान लीजिए बेसिक रिटायरमेंट के टाइम पे 50,000 चल रहा है तो उसका 50% तो होगा 25,000 होगा। से आपका लास्ट बेसिक कम हो जाता है। आप मान लीजिए विथ फ्यूचर इफेक्ट की पेनल्टी चल रही है, आपकी मेजर पेनल्टी चल रही है, पता चला आपकी 3 महीने का 2 स्टेज 3 स्टेज 5 स्टेज लेके चला गए और अब उससे रिटायरमेंट है आपका। इसमें 2 नियम बना रखे हैं, या तो लास्ट बेसिक का 50% बिल्कुल लास्ट में जो लिया, या लास्ट पिछले 10 महीने का एवरेज निकालते हैं उसका 50%। तो एवरेज वाला अगर फायदेमंद है तो फिर दोनों में जो भी फायदा होगा वो पेंशन कैलकुलेट होगा, लेकिन जो भी पेंशन होगा मिनिमम हम 9,000 रुपये देंगे। फॉर्मूला फॉर नॉन रनिंग स्टाफ, जो नॉन रनिंग स्टाफ होता है उनके पेंशन जो होते हैं वो लास्ट बेसिक का जो 50 डीएनएस अलाउंस मिलता है और रिटायर आदमी को डीएनएस रिलीफ मिलता है। रनिंग स्टाफ का जो पेंशन कैलकुलेट तरीका है उसमें पे एलिमेंट 55% जोड़ते हैं, पे प्लस उसमें 55% जोड़ते हैं, उसके बाद आधा करते हैं 50%, फिर उस पर डीएनएस रिलीफ होता है। वो आर एलिजिबल फॉर पेंशन। परमानेंट रेल एम्प्लॉय हु आर रिटायर ऑन सुपरनेशन वॉलंटरी रिटायरमेंट इन्वेरिएशन आर रिटायर हैविंग, यानी कोई भी रेल कर्मचारी है किसी से भी रिटायर हुआ है, अगर 10 साल की सर्विस है उसकी तो उसको पेंशन मिलेगा। टेम्परेरी रेलवे एम्प्लॉय को भी अगर 10 साल की सर्विस है तो उसको भी पेंशन मिलेगा। अब आएगा पेंशन के बाद कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। Employees who are retiring on superannuation voluntary retirement can commute up to 40% of the pension without medical examination. में पेंशन लेने वाले हैं वो एडवांस में आपको मिल जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, और फिर अगले 15 साल में वो विद इंटरेस्ट आपका कटता रहता है। तो एडवांस में कोई लाया चाहे तो अपने पेंशन का मैक्सिमम जो है 40% है, मिनिमम 0 है। मतलब कोई आदमी, इसका मतलब नहीं कि आपको 40% करना, आप चाहे तो अपनी पेंशन का कम्यूट के लिए मना कर सकते हो, चाहे तो 5% ले सकते हो, 10% लेते हो। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मैक्सिमम कितना परसेंट हम 1 ईयर है, उसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब 15 साल की पेंशन का 40% ऐसा? नहीं, उसका जो कैलकुलेशन है वो 8 पॉइंट समथिंग को लगता है, यानी आप कुछ 8 साल की का पैसा जो है वो मिलता है आपको। 8.1 मतलब 8 साल 8.25 साल की पेंशन आपको एडवांस में मिलती है। सर चूंकि इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है तो फिर ये बेनिफिशियल डिसीजन रहेगा या लॉस रहेगा सर इसमें कम्यूट करवाना पेंशन? बेनिफिट एक ही है कि ये अगर मान लीजिए 15 साल से पहले आपको कुछ हो जाता है तो ये रिकवरेबल नहीं है। मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन ले लिया, आज ले लिया, ओके और एक दिन बाद ही आप एक्सपायर हो गए, 1 साल बाद हो गए, 2 साल बाद हो गए, 10 साल बाद हो गए, फिर आपकी फैमिली से रिकवरी नहीं होती। अच्छा, रिकवरेबल नहीं होगा। रिकवरेबल नहीं, वन टाइम इंश्योरेंस टाइप अभी आपने ले लिया तो आपको जो है रिकवर जमा नहीं करना, फैमिली को आपको जमा नहीं करना। ये एक एडवांटेज है, बाकी कोई एडवांटेज नहीं। तो जो एम्प्लॉई एनपीएस में उन लोगों से ग्रेजुएटी का प्रोविजन है सर अभी? हाँ, एनपीएस वालों को सब मिलता है पेंशन को छोड़ के। पेंशन तो मिलता है, अलग तरह से मिलता है पेंशन, बाकी उनको ग्रेजुएटी मिलता है, लीव एनकेजमेंट मिलता है, जीआईएस मिलेगा, सब मिलेगा उनको। अच्छा, हाँ जी। हाउ इज इट कैलकुलेटेड? तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका है वो 40% ऑफ पेंशन। 40% ऑफ पेंशन क्या क्या आया मैं बता दूं आपको। मान लीजिए किसी आदमी का पेंशन बेसिक 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का बेसिक में उसका पेंशन जो बनेगा वो 50,000 बनेगा। 50,000 का 40% यानी आपका 20,000 रुपये, ठीक है ना। 20,000 उसका 40% होगा तो 20,000 इंटू 12 इंटू कम्यूटेड वैल्यू जो होता है वो शायद 8 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, वो उससे मल्टीप्लाई होता है। 12 मतलब 12 महीने,
तो 8 साल समथिंग कुछ होता है, ये मिलता पैसा अच्छा अमाउंट मिल जाता है, ये मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है कम्युनिकेशन का। आप कभी कम्युनिकेशन आप देखोगे ना आज की तारीख में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, अच्छा अमाउंट होता है कम्युनिकेशन। आप मकान वकान जो लेना चाहे ना तो DCRG, PF और कम्युनिकेशन 3 मिला के एक अच्छा सेटअप हो जाता है। और हस्बैंड वाइफ रिटायरमेंट की बात, तो हस्बैंड वाइफ को कितना खर्चा है? 30% प्लस DA जो मिलता है, मैं बता दूं आपको, रिटायरमेंट के बाद DNS रिलीफ मिलता है। वो आपका 50,000 का पेंशन है तो 50,000 के बाद आपका 40% कट जाएगा 20,000 रुपये, 30,000 रुपये आपका पेंशन मिलेगा। लेकिन DA जो होगा वो आपको 50,000 रुपये ही लगेगा। मान लीजिए आपका DA 50% या 100% DA हो गया, 50,000 रुपये ऊपर 100% मतलब 50,000 DA और 30,000 80,000, यानी आपको सिर्फ 20,000 का ही नुकसान है, बाकी DA आपके फुल जो पेंशन था आपका उसी पे ही मिलता है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए सफिशियंट होता है अमाउंट, अगर है कि नहीं करना। 8.3 में बताया रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन। जो रजिस्ट्रेशन होता है कम्प्यूटेड वैल्यू का वो 15 साल के बाद होता है, यानी आपने 15 साल सक्सेसफुली निकाल दिए तो आपको फिर फुल पेंशन जो 20,000 जो कटी थी वापस आपकी जुड़ जाएगी। इसके बाद एक सुविधा और अभी दिया है 7th PC में, बोर्ड ने 8th PC में, इसमें कि आप अगर 80 साल के होते हैं तो आपकी बेसिक पेंशन को 20% आपका बढ़ जाता है। 80 to 85 ईयर्स में 20% आपको बेसिक बढ़ता है, 85 to 90 में 30% होता है, 90 to 95 में 40%, 95 to 100 में 50%। तो जैसे आप 100 साल के हो जाते हो तो आपकी बेसिक 100% बढ़ जाती है। यानी मैंने अभी जैसे बताया था 1 लाख रुपए में 50,000 आपकी पेंशन थी, तो जैसे 100 साल के हो जाते हो तो आप एक लाख पेंशन आपकी हो जाएगी, यानी पूरा पेंशन आपको डबल हो जाता है 100 साल की एज। इसके बाद आता है फैमिली पेंशन, जो आपके परिवार को दी जाती है। इट इज ए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट पेड मंथली टू सर्वाइविंग विडो, विडोवर और माइनर चिल्ड्रन irrespective of whether death occurs during service or after it. At the time of death. ये बोला है कि फैमिली को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए भी एक बेनिफिट जो है फैमिली पेंशन स्कीम है। यदि कर्मचारी की ड्यूरिंग द सर्विस डेथ हो जाती है तो या फिर रिटायरमेंट के बाद, दोनों कंडीशन में यदि रेल कर्मचारी की मृत्यु पहले होती है इसकी वाइफ से तो उसकी वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है। %30, 30,000 मिलेगा उसको। ये कैलकुलेशन का तरीका है। और इसमें मिनिमम शायद मेरा लिखने में शायद करेक्शन इसमें हो नहीं पाया, ये आपका 3500 नहीं है, 3,000 है, ये सॉरी 9,000 है। मिनिमम पेंशन, फैमिली पेंशन, कंपल्सरी अलाउंस कोई भी है, वो पेंशन का जो फॉर्म है वो मिनिमम आपको 9,000 मिलेगा। 9,000 प्लस उसके ऊपर DNS रिलीज मिलेगा। हेलो, नियम जो है वो 9,000, इसको मैं ठीक करूँगी। पर जो है 9,000 है इसमें। और एक और मैं बता दूं उसके बाद 9.2 द पीरियड फॉर विच एनहांस फैमिली पेंशन का भी एक प्रोविजन है। एनहांस फैमिली पेंशन मतलब बड़ी दर पर, ये एक बहुत अच्छा नियम है। आपको पता नहीं कितना मालूम है, कोई भी कर्मचारी, इसके लिए जो कंडीशन है 7 साल की सर्विस अगर एम्प्लॉय ने किया है उसी के वाइफ को मिलता है।
किसी कर्मचारी की नौकरी लगने के बाद 7 साल की सर्विस पूरी हो जाती है, उसके बाद अगर उसकी डेथ होती है वायलेंस सर्विस या रिटायरमेंट के बाद, तो वो वायलेंस सर्विस डेथ तो वो होता है 50%। यानी कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉय वायलेंस सर्विस डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को जो 50% पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है वही पेंशन उसकी वाइफ को मिलती है 10 साल तक। यानी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट से पहले डेथ हो जाती है वायलेंस सर्विस, अप टू 10 इयर्स उसको जो है 50% के रेट में मिलती है। और यदि कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होती है, यानी कोई कर्मचारी है, मैंने अभी जैसे बताया 60 साल में रिटायर हुआ, तो किसी वजह से 61 साल, 1 साल बाद मर गया हो, तो भी उसकी वाइफ को फैमिली पेंशन एनहांस रेट में मिलती है 50%। और उसके लिए 2 रूल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वायलेंस सर्विस डेथ होती है तो बहुत सिंपल है, 10 साल जब भी मरा आदमी, 50 साल में मरा, 51 में मरा, 55 में मरा, 58 में मरा, 59 में मरा या 60 साल एक दिन पहले मरा या जिस दिन रिटायरमेंट था उसी दिन मरा, 31 तारीख, तो वाइफ को जिस दिन भी मरा उस दिन से 10 साल तक उसको एनहांस रेट पे यानी 50% का रेट मिलेगा। लेकिन जैसे वो रिटायर एक बार होता है एम्प्लॉय, 60 साल में रिटायर हो गया या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया उसने 50 साल में, 55 साल में, कभी भी ले लिया, तो रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन मरता है तो उसकी वाइफ को जो फैमिली पेंशन एनहांस रेट मिलती है वो मिलती है कि कर्मचारी की मृत्यु से 7 साल या 67 का वो हो जाए, साल में मर गया है तो 67 मतलब 5 साल बाद वो 67 का हो जाएगा, तो 5 साल ही उसकी वाइफ को एनहांस फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी 65 साल में मरा है तो 2 साल मिलेगी, और कर्मचारी अगर 66 67 पहले हो गया। और इसको दूसरा समझाता हूँ, कर्मचारी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 50 साल की एज में, वो 55 में वो मर गया, अगर 55 में मर गया है तो 55 से 7 साल या 67 पहले जब भी होगा तो 55 से 7 साल यानी 62 साल का ही होगा, तो 7 साल मिलेगी। तो रिटायरमेंट के बाद जो कंडीशन है वो ये है कि कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद जब मृत्यु होती है तो कर्मचारी की रिटायर्ड से 7 साल या 67 जो भी पहले आएगा वहां तक उसकी वाइफ को एनहांस फैमिली पेंशन मिलेगी, जो कि पेंशन, लेकिन बहुत अच्छा है, ये हमारी फैमिली को इससे बहुत फायदा होता है। जो रेलवे कर्मचारी बेचारे अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी फैमिली को जो 50% जो है ये 6 पीसी या 7 पीसी में पहले सिर्फ 7 साल ही मिलता था वायलेंस सर्विस डेथ होने पर भी। ये एक बहुत अच्छा मूल है सरकार ने जो 10 साल कर दिया वायलेंस सर्विस को। एज ऑफ 67 में मर गया है तो उसको फैमिली को 30% मिलेगा। हाँ, 67 के बाद अगर मरा है एम्प्लॉय तो वो एनहांस रेट पे नहीं मिलेगा, 30% नॉर्मल मिलेगा, है ना? करेक्ट जी। 30% मिलना है। मान लीजिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 50 साल में, अगले साल मर गया 51 में, तो 51 से 7 साल 58 तक 50% के रेट मिलेगा और 58 से 30% के रेट मिलेगा। 30% तो मिलना ही मिलना। अब हमारा आ गया रिटायरमेंट ग्रेजुइटी। इट इज ए लम्प सम पेमेंट ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट और इज नॉमिनी और ऑन हिज रिटायरमेंट और मेडिकल। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटायरमेंट ग्रेजुइटी के लिए जैसे मैंने एनहांस फैमिली पेंशन के लिए बोला था मिनिमम 7 साल की सर्विस होनी चाहिए एम्प्लॉय की, तभी मिलती है। 7 साल की नहीं हुई, मतलब 6 साल की हुई तो फिर नहीं मिलेगा उसको, एनहांस रेट पे नहीं मिलेगा उसको, नॉर्मल फैमिली पेंशन 30% के रेट मिलेगा। सिमिलरली रिटायरमेंट ग्रेजुइटी आपको लेनी है तो उसके लिए मिनिमम 5 साल की सर्विस होनी जरूरी है रिटायरमेंट ग्रेजुइटी के लिए। The gratuity depends upon the qualifying service and the last pay and grade pay done by the employee. It is calculated at the rate of half the emolument of each completed 6 months. Period for qualifying service subject to maximum of 16 and half. तो रिटायरमेंट ग्रेजुइटी कैलकुलेशन का जो तरीका है वो है कि आपको हर 6 महीने के लिए 1/4 पगार मिलती है, यानी 1 साल की सर्विस के लिए 6 आधी पगार, इस तरह का कैलकुलेशन होता है। हर 6 महीने की सर्विस पकड़ी जाती है, इसमें 6 महीने में 1/4 होता है। तो जितने 6 महीने आपने किए हैं अपनी लाइफ में
उसका 1/4 हो जाता है। 33 मैक्सिमम जो सर्विस हम काउंट करते हैं वो 33 साल की सर्विस काउंट करते हैं। 33 साल इंटू 1/4 16.5 हो जाता है इसमें। 33 साल इंटू 1/4 सॉरी 33 साल हर 6 महीने के लिए 1/4 है, तो साल में तो आधी हो जाएगी। 33 इंटू हाफ हो जाता है, तो 16.5 हो जाएगा उसमें। और अगर 33 साल से कम है, मान लीजिए 20 साल की सर्विस होगी, तो 20 इन 16 पगार मिलेगा, लेकिन उसमें भी एक सीलिंग लगा रखा है कि 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर 16.5 पगार 20 लाख से कम है तो ठीक है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा जा रहा है, मान लीजिए किसी का 16.5 पगार 25 लाख जा रहा है, तो मैक्सिमम उसको मिलेगा 20 लाख। इसमें दो लिमिटेशन लगा रखी है। एक तो मैक्सिमम जो ACRG वो 16.5 पगार है, उसमें भी 20 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। ये 20 लाख अभी 7 PC में किया हुआ है, 6 PC में 10 लाख। हाँ, इतना जरूर है कि 20 लाख को बताया कि अभी जैसे ही हमारा DA 50% होगा, इसमें 25% इजाफा हो जाएगा, यानी 20 लाख का 25 लाख हो जाएगा। अगर इतनी क्वालिफाइंग सर्विस होगी, उससे डिवाइड करेंगे 2 से, और जो आपका पे और हाँ जी सर क्या अभी आप कुछ बता रहे थे डी बनने के क्या हमारा क्या होगा आवाज कुछ गूंज रही है। फॉर्मूला पूछ रहे हैं आप? फॉर्मूला में 20 लाख के सब रहेगा सर। हाँ, 20 लाख में अभी 20 लाख रेट है, लेकिन अगर DA अगर आपका 50% हो गया, अभी DA आपका 34% चल रहा है, होपफुली अभी आपका शायद 4% बढ़ जाए 38%। जिस दिन ये 38% का 50% हो गया, 50 से ज्यादा हो गया, उस दिन आपका जो ग्रेजुएटी की लिमिट है वो आपकी 25 लाख हो जाएगी। ये मैं बता रहा था। जितना भी होगा उससे आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आपके 26 साल क्वालिफाई सही से, 26 का आधा हो गया 13 इंटू जो आपका लास्ट बेसिक प्लस DA होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सीधा सीधा कैलकुलेशन आपको अभी अपनी निकालनी है। DCIG कितनी निकालनी है आपको अभी आज करनी है। वॉलंटियर में लेते हो आज आप, आपकी जितनी भी सर्विस है आपकी, मान लीजिए आपकी 30 साल की सर्विस है आपकी, 30 का आधा 15 इंटू मल्टीप्लाई बाय आज की तरफ के बाद आती है, ये तो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी थी 50% वाली थी। इसके बाद आती है डेथ ग्रेजुएटी। इफ ए रेलवे सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस, द अमाउंट ऑफ डेथ ग्रेजुएटी शैल बी पेड टू फैमिली इन द मैनर इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का जैसे मैंने बताया था कि 5 साल की सर्विस जरूरी है, 5 साल के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं। डेथ में ऐसा नहीं है। कोई भी कर्मचारी है, अगर वो ज्वाइन किया उसने रिले में, और ज्वाइन करते ही अगर 1 साल के अंदर ही मर गया होगा, तो उसको 2 माह की पगार मिलेगी। जो उसका बेसिक था उसकी 2 माह की एमोलमेंट मिलेगा। अगर 1 साल से ज्यादा सर्विस की हो, 5 साल से कम किया उसने नौकरी है और मर गया हो, उसकी फैमिली को 6 पगार मिलेगी। सिमिलरली 5 साल से ज्यादा सर्विस किया और 11 साल से कम है अगर उसकी, तो फैमिली को 12 पगार मिलेगी। ये DCIG रेट है। 11 से ज्यादा सर्विस है, 11 साल से ज्यादा सर्विस है और 20 साल से कम है, तो 20 पगार मिलेगी। सर ये जो सर्विस हम काउंट कर रहे हैं इसमें ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड है सर? हाँ जी, इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड। आपका ट्रेनिंग पीरियड से MSCP के पर्पस में काउंट नहीं होगा, बाकी पेंशन, ग्रेजुएटी, इंक्रीमेंट, हर चीज में, पास, प्रमोशन, सब में काउंट होगा। ठीक है ना? तो 20 साल 20 years or more, half the enrollment for every completed 6 monthly period of qualifying service, subject to maximum 33 times enrollment, provided that the amount of gratuity shall in no case exceed 20 लाख रुपए। मतलब अगर 20 साल तक की आपकी सर्विस है तो 20 पगार मिलता है, लेकिन 20 साल से ज्यादा की सर्विस है आपकी, वो 25 साल सर्विस है, तो मैंने रिटायरमेंट के जी बताया था कि हर 6 माह की सर्विस के लिए आपको 1/4 पगार मिलता है। इसमें जस्ट उसका डबल होता है, हर 6 माह के लिए हाफ पगार मिलता है। ये जो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी होता है उसको जस्ट डबल होता है। ये डेथ ग्रेजुएटी फैमिली को ज्यादा मिलता है,
तो आपकी 33 साल की सर्विस में रिटायरमेंट ग्रेजुटी 16.5 पगार मिलती है, इसमें 33 साल में आपको 33 पगार मिलती है। किसी रेल कर्मचारी की 33 साल की सर्विस हो गई और मर गया बंदा, वही अगर रिटायर होता है 33 साल में तो 16.5 पगार की उसको डीसीआईजी मिलती है, लेकिन मरने के बाद उसकी फैमिली को 33 गुना पगार मिलेगी उसको, 33 गुना पगार। लेकिन सब्जेक्ट टू यहाँ पे सीलिंग है 20 लाख रुपए। अगर 33 गुना पगार 20 लाख से ऊपर जाता है तो उसको 20 लाख ही मिलेगा मैक्सिमम। तो डेथ ग्रेजुटी और रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो होता है उसमें अंतर ये है कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी का जस्ट डबल होता है डेथ ग्रेजुटी। वहाँ कैलकुलेशन जो है ये है कि हर फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ पीरियड 1/4 कम देते हैं, एमोलमेंट देते हैं। यहाँ फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ हाफ द एमोलमेंट देते हैं। हर 6 माह के समय के लिए आधी पगार, यानी 1 साल के लिए 1 पगार। रिटायरमेंट ग्रेजुटी में 1 साल के लिए आधी पगार मिलती है। यह है डिफरेंस, लेकिन दोनों के लिए मैक्सिमम 20 लाख रुपए। उसके बाद अगला है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट के फंड में कुछ बताने को चाहिए नहीं, ये जो आपका इकट्ठा जमा पैसा है वो आपको या आपके द्वारा डोनेशन की सिंपल है। मैक्सिमम हमारे यहाँ आपको मालूम है कि 300 दिन की हम लीव जमा कर सकते हैं। तो 300 दिन की लीव जो है वो उसका पैसा मिल जाता है आपको। लीव जितनी भी लीव है बेसिक प्लस डीए जो होगा उससे 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा। इसी वजह से आपके एलएपी बैलेंस कम है। मान लीजिए आपके पास 300 में से 200 एलएपी है, आपका 200 एलएपी का पैसा मिलेगा और 100 जो कम पड़ रहा है 100 एचएलएपी का पैसा मिल जाएगा हाफ पे। तो 200 एलएपी और 100 एचएलएपी का पैसा मिलके आपको टोटल लीव एनकेश में मिलेगा। कईयों को डाउट होता है कि एचएलएपी डबल करेंगे, वो पोजीशन नहीं है, आपको जितना हाफ है हाफ ही मिलेगा। यानी 200 दिन का एलएपी और 100 दिन का एचएलएपी का पैसा मिलेगा। ये आपका है फॉर्मूला, बेसिक पे प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ डेज एलएपी। अगर एलएपी में कुछ कम पड़ रहा है तो फिर एचएलएपी से हम शॉर्टफॉल ले लेंगे। मतलब उसको कैसे 250 दिन का मिलेगा, है ना सर? हाँ 250 दिन का मिलेगा, सही समझ में आया। नहीं एचएलएपी एक्यूमुलेशन का नियम ही नहीं है। एलएपी मैक्सिमम 300 इकट्ठा होगी, एचएलएपी में कोई लिमिट नहीं है। हाँ, किसी एम्प्लॉय के पास 300 है तो फिर उसका 100 कंसीडर किया जाएगा कि वो जितना कम पड़ रहा है? अच्छा, मैक्सिमम 100। नहीं मैक्सिमम 100 नहीं, जितना एलएपी कम होता है शॉर्टफॉल है। तो रिमेनिंग 150 नहीं एलएपी अगर 150 है तो फिर 150 एचएलएपी। हाँ, मतलब 150 एचएलएपी बोले तो 75 डेज का फुल पगार हो गया उसको। हाँ तो अगर एलएपी नहीं है, एक भी एलएपी नहीं है तो 300 एचएलएपी का पगार मिलेगा उसको, यानी 15 उसका 25 दिन हो गया। हाँ जी। अच्छा सर, इन केस आप किसी एम्प्लॉय के 300 डे से एलएपी है और रिमेनिंग एलएचएपी है तो उसका भी कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं, एलएपी का मिलेगा बस 300 दिन का, एचएलएपी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा, वो लैप्स हो जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड स्टेज में नहीं जोड़ते वो, अब बता रहे थे। एमएससीबी में नहीं जुड़ेगा। एमएससीबी एमएससीबी में हाँ एमएससीबी में नहीं जुड़ेगा। एमएससीबी आपका जहाँ से रेगुलर सर्विस काउंट होता है वहां से काउंट करता है आपकी सर्विस। ठीक है, ठीक। फिर एक है CGEGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये जीआईएस जो है ये 1980 से लागू हुआ था सरकार में, सॉरी 90 ₹20। अभी ग्रुप डी का तो बंद ही हो गया, 15 रुपए किसी जमाने करता था। आज की तारीख में ग्रुप डी कोई नहीं है, जीएसके में सिर्फ ग्रुप सी, बी और ए। तो कोई भी अगर ग्रुप सी है तो उसकी परिवार को 30,000 रुपये और ऑफिसर है तो 60,000 रुपये। और अब इस जो है उसका जो बाइफेक्शन होता है वो होता है 70% 30%। आपका 30,000 मान लीजिए आप ग्रुप सी हैं, आपका 30,000 कट रहा है तो 30,000 सॉरी 30 रुपये कटता है आपका।
30 रुपए जो कटता है उसमें आपका 70-30 का हम रेशियो करेंगे तो 21 रुपए और 9 रुपए होता है, ठीक है ना। तो 9 रुपए जो होता है वो आपका होता है इंश्योरेंस फंड, और 21 रुपए 70% 21 रुपए होता है वो होता है सेविंग फंड। तो आप अगर फैमिली अगर एक्सपायर हो जाती है, एम्प्लॉय एक्सपायर होता है तो फैमिली को 30,000 रुपये मिलते हैं। 70% यानी 21 रुपए हमारा जो इनिशियल अपॉइंटमेंट से लेके अभी तक का जो 21 रुपए इकट्ठा होता जाता है, उस वो पैसा हमको रिटायरमेंट के बाद मिलता है पैसा 21 रुपए हमारा। और 30 जो 30% है 9 रुपया वो हमको नहीं मिलता है, लेकिन 21 रुपए हमको मिल जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं 70% 30% क्या कैलकुलेशन है। उसके बाद आ गया रिटेंशन और रेलवे क्वार्टर, परमिशनेबल पीरियड फॉर रिटेंशन रेलवे क्वार्टर। रिटायरमेंट के टाइम पे हमको 4 महीने नॉर्मल रेंट पे और 4 महीने डबल पेमेंट पे। पहले ये 2020 से रूल चेंज हुआ, पहले ये था कि सिर्फ 4 महीने नॉर्मल रेंट मिलता था, बाकी के जो 4 महीने होते थे वो एजुकेशन या सिकनेस ग्राउंड में मिलता था। अभी वो एजुकेशन सिकनेस हटा दिया है। अभी स्टेट पे आपको 8 महीने मैक्सिमम 8 महीने आपको रिटेंशन मिलेगा। और रिटायरमेंट के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्दर 8 महीने के बाद किस ग्राउंड पे मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद कोई प्रोविजन नहीं है 8 महीने के बाद मकान रोके रखने का, तो आपको खाली ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका DCRG ही रुक जाएगा। तो ये आपका क्वार्टर रोकने का नियम है। क्या कि वहां पे कोई रेलवे क्वार्टर का क्वार्टर नहीं हो। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर। The retiring railway employee can, however, get the railway quarter regularized in favor of his son, daughter, who is also railway employee at the time of his retirement, provided the son, daughter lived in के लिए कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 6 महीने पहले से वो क्वार्टर में जो जॉइंट क्वार्टर होता है वो अलाउ करवा ले, और लड़का से शायद शेयरिंग कर रहा हो, शेयरिंग का परमिशन ले ले। However, married daughter and daughter-in-law are not eligible for regulation out of an allotment railway quarter. इसके बाद एक और सुविधा जो मिलती है वो होती है मेडिकल फैसिलिटी। वो भी रेल कर्मचारी जो रिटायर होता है तो वो RHS ऑप्ट कर सकता है। ये स्कीम है RHS 97, जिसमें कोई भी कर्मचारी के हिसाब से कितना उसको 30,000 70,000 60,000 लेवल के हिसाब से एक अमाउंट फिक्स किया हुआ है, वो तो नेट पे देखना पड़ेगा आपको। उतना जमा करने पर वो RHS ऑप्ट कर सकता है। उसको जो फिर रेलवे एम्प्लॉय जैसा पूरा फैसिलिटी मिलती है, एक कार्ड बनता है RHS कार्ड, आजकल तो उम्मीद भी बन रहा है। उसके बाद फैमिली के लिए जो है वो फैमिली खुद के लिए फैमिली का ट्रीटमेंट रेलवे में ले सकता है। एक और इसमें बात ये कि इसमें एक ऑप्शन है, आप OPD आउट पेशेंट, दो आउटडोर पेशेंट क्या बोलते हैं इसको, वो लेना चाहे मना करना चाहे। अगर OPD फैसिलिटी नहीं चाहिए तो उसको 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगर वो 2.5 किलोमीटर से बाहर रह रहा है, अगर 2.5 किलोमीटर अंदर है रेलवे हॉस्पिटल के, तो उसको मैंडेटरी है OPD लेना। अगर 2.5 किलोमीटर बाहर है तो ऑप्शन ले सकता है OPD नहीं लेना, उसके बदले में 1,000 रुपये लेना। ये एक RHS की भी सुविधा है हमारे रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद बेनिफिट कर्मचारी 20 किलोमीटर दूर अगर शिफ्ट होता है, अभी ये रूल 2022 में चेंज हो गया है। पहले था कि कोई भी रिटायरमेंट कर्मचारी जो है 20 किलोमीटर दूर जाता था तो हम उसको CTC 100% देते हैं। अभी ये रूल हट गया। अभी कोई भी कर्मचारी है 20 किलोमीटर के अंदर के दायरे में भी अगर मकान अगर शिफ्ट करता है सामान, तो भी उसको CTC 100% मिलेगा। उस कंडीशन ये है कि चेंज ऑफ रेजिडेंस होना जरूरी है, क्वार्टर चेंज करना जरूरी है। 20 किलोमीटर की कंडीशन जो है वो हट गई है अभी। वो 1 साल के अंदर उसको क्लेम करना पड़ेगा CTC के लिए, तो उसको मिल जाएगा। के बाद स्पेशल पासेस, रिटायर आदमी को 1 सेट ऑफ फ्री पास में बी इश्यूड टू रिटायरिंग एम्प्लॉई और इन द इवेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ पर्सन और पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव पेंशन पेमेंट और सेटलमेंट ड्यूज व्हेन कार्ड फॉर पर्पस ऑफ द स्पेशल पास मिल सकता है सेटलमेंट ड्यूज लेने के लिए, लाने के लिए। सेटलमेंट पास मिलता है अपनी फैमिली को शिफ्ट करने के लिए, सामान शिफ्ट करने के लिए मिलता है।
उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पासेस मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिए हैं। ग्रुप सी को 2 और ऑफिसर्स को AB को 3 सेट मिलते हैं। ये हमारा पेंशन जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है वो खत्म हो गया है। किसी को पूछना है इसमें कुछ? जनरली पूछते नहीं है, लेकिन जनरल थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। न्यू पेंशन स्कीम एक तो देखिए 2004 से लागू हुई। उसमें जो है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैसा वहाँ जाता है, वो अपने अलग स्कीम में पैसा लगाते हैं। उसमें 2 टायर, टायर 1, टायर 2, और आपका जो उसमें पैसा जमा होता है, पहले ये था बेसिक का 10% जमा होता है आपका, बेसिक प्लस DA का 10% जमा होता है आपका, और इतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन सरकार करती थी। अभी रिसेंटली सरकार बेसिक प्लस DA का, और उसमें सरकार 14% जमा करती है पैसा, और जो पैसा हर महीने आपका कटेगा सरकार का करता है, जुड़ता है इसमें, और लास्ट में आपका जो रिटायरमेंट के टाइम पे 60% पैसा आपको वापस लौटा दिया जाता है। टायर 1 जो है कंपलसरी है, जो कोई करना ही करना है, और सभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी लागू होता है, एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस, जो आर्मी है उस पर लागू नहीं होता, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। टायर 1 जो है कंपलसरी, टायर 2 वॉलंटरी है, जैसे VP होता है, स्टार्ट जब टायर हुआ क्या हुआ। इसमें 3 बार कुछ विड्रॉल अलाउ किए हैं 25% तक, मैक्सिमम 25% तक लाइफ टाइम में 3 विड्रॉल आप ले सकते हो। और रिटायरमेंट के बाद आप स्लाइड शो नहीं हो रही सर। ये स्लाइड तो है ही ना, NPS का मैंने कहा था, आपने पूछा तो बता रहा हूँ। यस तो आपने क्वेश्चन किया तो बता रहा हूँ। उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन का रहता है ना सर 25% की है, और सेल्फ पे नहीं, ओनली सेल्फ कंट्रीब्यूशन रहता है। तो मुझे आइडिया नहीं। नहीं, वो मेरा दोस्त ने अभी एक ये किया था, अप्लाई किया था, ओनली सेल्फ कंट्रीब्यूशन का ही 25%। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जितना उसका 25% है। क्योंकि अभी मैं भी उससे मैं ज्यादा निकालता हूँ, NPS का आइडिया नहीं है हमारे को, हम डील नहीं करते ना। उसी जमा पैसे से आपको फर्दर फ्यूचर में जो है आपको पैसा मिलता है। और शायद मैंने पढ़ा है कि अगर प्रायर टू 60 ईयर्स आप नौकरी छोड़ते हैं, से 80% जमा होता है, 20% मिलता है और 80% जमा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पढ़ा था। ये है जो मेरी ज्यादा जानकारी। और NPS में जो गवर्न होते हैं, और NPS में जो सेटलमेंट बेनिफिट की बात थी, तो पेंशन का तो मैंने बता दिया। पेंशन में जो रिटायरमेंट 60%, 40% जमा वो देगा, बाकी लगभग सारे बेनिफिट NPS अपने OPS वाले ही हैं। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी पूरी मिलती है आपको, लीव एनकेशमेंट मिलता है, GIS मिलता है। एक और जो काम की बात ये है कि NPS में जो लोग गवर्न है, किसी वजह से ड्यूरिंग सर्विस, अगर उसकी ड्यूरिंग सर्विस अगर उसकी मौत हो जाती है, वाली सर्विस डेथ हो जाती है, या फिर मेडिकली इनवैलिड होता है फॉर ऑल कैटेगरी, तो वो लोग वापस OPS में गवर्न हो जाते हैं, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्न माने जाते हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से उनकी फैमिली को पैसा पेंशन मिलता है, जो हमारा जो रेट है ना पेंशन के, वही रेट मिलता है लास्ट बेसिक का जो भी है 30% जो था, या एनहांस रेट जो भी है। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन यही है कि जो पैसा जो है NSDL का वो जमा करना पड़ता है भारत सरकार को, उसके बाद उनको मिल जाता है। क्या जैसे क्वार्टर शेयरिंग सर ब्लड रिलेशन में होता है क्या, या कर्मचारी आपस में भी कर सकता है? शेयरिंग मेरे ख्याल से 2 एम्प्लॉय के बीच में होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जहां मेरी जानकारी, शेयरिंग में आपको HRS दोनों को नहीं मिलता है। तो जैसे कोई
शायद दो एम्प्लॉय के बीच में होता है शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एचआर दोनों को नहीं मिलेगा। अच्छा, अरे दोनों को नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऐसे मामले में इसमें क्या होता है, फिर लोग इसलिए ऑफिशियली शेयरिंग नहीं करते, अनऑफिशियल करते हैं, क्योंकि एचआर दोनों को जाएगा। सर सर हाँ हाँ, सर सीटीजी का वो 100% है या 80% हो गया सर अभी? 100% सीटीजी का मतलब आपके बेसिक का 80%। अच्छा, बेसिक का 80%। हाँ, उसको 100% सीटीजी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो अगर आपका जो ड्यूरिंग सर्विस आपका ट्रांसफर होता है 20 किलोमीटर अंदर, तो 1/3 मिलता है, वो 80% का 1/3। 100% सीटीजी मतलब आपका जो 100% जो रेट है पूरा मिलेगा आपको, वो उसका जो कैलकुलेशन है वो 80% ऑफ बेसिक होता है। 80% ऑफ बेसिक ना सर? हाँ जी। ठीक सर, थैंक यू सर। अब हम चलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पे, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में बताने से पहले एक बात मैं बोलूंगा कि एक तो पेंशन में जो मैंने आपको पढ़ाया, और ये वर्कमैन ये जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ मैं, जो है ना पढ़े, एक जानकारी के हिसाब से, किसी को बताने के हिसाब से भी, किसी को गाइड करने के हिसाब से पढ़े। पेंशन का तो खैर ज्यादा इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन ये कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट पढ़ा रहा हूँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको लगता है कि सिर्फ एक्ट है या ठीक है, पता नहीं कौन सा एक्ट है, लेकिन ये कितने काम का एक्ट है मैं आपको बताऊंगा, और इससे आप सीख के अपने कितने लोगों को भला कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी ने सुना है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या होता है, क्यों होता है? किसी ने सुना? आइडिया किसी को? आइडिया सर। आज ये थोड़ा एक्ट का भी है, मेरा भी एचओआर एक था, मेरा एचओआर आज है कि परसों है, कब है? आज एचओआर है कि परसों बाद में? एक मिनट, एचओआर भी है ना आज, तो ना पहले। चलो कंपनसेशन खोला है तो मैं इसी को बताता हूँ, उसके बाद मैं एचओआर लूंगा बाद में। मैं जरा बिल काफी सारे एक्ट हैं, तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूँ कि भारत सरकार, अपन जो है रेलवे एम्प्लॉय हैं, रेलवे के नियम हम पे लागू होते हैं, रेलवे बोर्ड जो निकालता है। उसके अलावा टाइम टू टाइम जो रेलवे के ऊपर भी दूसरे एक्ट जो भारत सरकार ने बनाया, पार्लियामेंट में पास हुए हैं, जो लेबर से कनेक्ट, अच्छे बनाए हुए हैं, और वो एम्प्लॉय के फायदे के लिए बनाए हुए हैं। और ये पहले तो बताता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट होता है, क्यों बनाया, क्यों सरकार ने, इसकी क्या जरूरत पड़ी, और हमको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक्ट बनाने के लिए इसके पीछे स्पिरिट ये है कि कोई भी जो कर्मचारी होता है, मजदूर, वर्कमैन, अब इसका नाम चेंज कर दिया है, वर्कमैन की जगह एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया है। यानी कोई भी कर्मचारी है, वो जब काम कर रहा है ऑफिस में या लाइन पे कहीं काम कर रहा है, तो काम करते हो संभावना रहती है दुर्घटना हो जाए, ठीक है ना। अब दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना की वजह से क्या होगा, उसको चोट, अच्छा हाथ पे भी टेम्परेरी, हाथ हड्डी टूट गई, वापस प्लास्टर बन गया, ठीक हो गया, गया, या हाथ पूरा ही परमानेंटली टूट गया, टुकड़े हो गए हैं, फिर जुड़ ही नहीं पा रहा उसका, तो परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो सकती है, और डेथ भी हो सकती है। तो ये एक्ट की खास बात ये है कि ये उन कर्मचारी को, एम्प्लॉयज को संरक्षण देता है, उनके परिवार वालों को, कि कोई भी कर्मचारी की अगर ड्यूटी के दौरान दुर्घटना हो रही है तो एम्प्लॉयर दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो जैसे उसको कंपनसेशन पेमेंट मिलना चाहिए, और मिलता भी है, और हम लोग देते भी, काफी बड़ा अमाउंट होता है ये। का एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है, टू पे कंपनसेशन बाय सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयर टू देयर वर्कमैन, डिपेंडेंट टू वर्कमैन
a dependent of workman when workman sustain injuries, dies due to accident on duty during and in the course of employment and arising out of the employee. कोई भी कर्मचारी है अगर ड्यूरिंग एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अराइजिंग मतलब नौकरी के सिलसिले में नौकरी के दौरान अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है और दुर्घटना की वजह से उसको इंजरी या डेथ होती है तो उसकी वजह से उसको एक मुआवजा देने का मामले में एम्प्लॉयर रेलवे बोर्ड खुद है तो रेलवे जो है उस कर्मचारी को मुआवजा देती है. So it is only due to accident only. हाँ, ड्यूरिंग ड्यूटी ऑन ड्यूटी होना चाहिए. Now, what I want to say, sir, just due to last 2 years, due to corona, if any employee is dead, उसका क्या होगा? कैसा हो गया? कोरोना में कोई आदमी एक्सपायर हो गया है, कोई हार्ट अटैक हो गया है, ये भी कुछ समझता है कि सर ड्यूटी पर बैठा था, वो आया था, काम कर रहा था, ना अचानक हार्ट अटैक हो गया. मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, उसमें ऊपर ये लाइन कि इसमें देख लीजिए कोई भी कर्मचारी को अगर ड्यू टू एक्सीडेंट वर्ड यूज किया हुआ है, ड्यू टू एक्सीडेंट. यहाँ देखिए तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में ड्यू टू एक्सीडेंट, तो कभी भी मुआवजा तभी दिया जाएगा जब एक्सीडेंट हो काम के दौरान. कोरोना में एक्सीडेंट नहीं होता. कोरोना, हार्ट अटैक, इन सब में मेरे पास कई केसेस आते हैं कि सब ऑन ड्यूटी था, हार्ट अटैक आ गया, क्या इसको WC मिलेगा? मैं एक ही जवाब देता हूँ, एक्सीडेंट कब हुआ. तो एम्प्लॉय की जवाबदारी तभी बनती है कि कोई दुर्घटना घटे, एक्सीडेंट हो. वो itself एक एक्सीडेंट की परिधि में आता है क्योंकि कोरोना जो होता है किसी दूसरे एम्प्लॉय से फैल रहा है. यदि वो घर में बैठा होता है तो उसको कोरोना नहीं होता है. ऑफिस आ रहा है, दूसरे लोग संपर्क में आ रहा है, उससे कोरोना हो रहा है. तो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के भेजा था, लेकिन अभी तक वो है एक्सीडेंट होना चाहिए. एक्सीडेंट के फलस्वरूप इंजरी की वजह से वो उसकी मौत होनी चाहिए. तो अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको WC का राहत जो मिलना जरूरी है. The act applies to the workmen employed in the organized industries, mines, including railway, whether directly or through contractor having legal contract with the organization railway, and where 20 or more workers are working or were working on the any day of the week. एक्टिविटी लिखा हुआ है, जहाँ 20 से ज्यादा काम कर रहे हैं किसी एजेंट तो उनको मिलेगा बेनिफिट, उसको माना जाएगा. वर्कमैन की डेफिनेशन बताइए. द पर्सन एंगेज अदर देन द क्लरिकल कैपेसिटी ऑफ क्लरिकल इन द ऑर्गेनाइजेशन माइंस इंक्लूडिंग रेलवे स्पेसिफाइड शेड्यूल 2. वर्कमैन कंपनसेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेजेस बट मिनिमम कंपनसेशन मिसबल ऑन एवरेज वेजेस अप टू 15,000 पर मंथ. तो ये बता दूं कि ये वर्कमैन जो है हमारे रेलवे में की बात करें तो रेलवे में क्लरिकल कैपेसिटी को छोड़ के और प्लस जो हमारे डिविजनल सब डिविजनल या हेडक्वार्टर ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको छोड़ के जितने लाइन स्टाफ मैक्सिमम इसमें कवर होते हैं. और इसमें एक रूल है, पहले किसी जमाने में एक रूल था कि 1,000 रुपये जब था तो 1,000 रुपये से ज्यादा जो लोग पेमेंट है वो लोग कवर नहीं होते थे. बाद में यानी अभी किसी की जो उसका कैलकुलेशन में आगे बताऊंगा उसमें, और कैलकुलेशन में आज की तारीख में कोई भी कर्मचारी है अगर उसकी बेसिक कितनी भी हो, 15,000 से कम है तो हम एक्चुअल पकड़ेंगे, और 15,000 से ज्यादा बेसिक है तो हम ये मानेंगे जैसे बोनस में हम स्लिप पकड़ते हैं उसकी 15,000 बेसिक के हिसाब से उसको कैलकुलेशन करते हैं मुआवजा देने के लिए. इसमें 4 शेड्यूल है वर्कमैन कंपनसेशन में. पहला शेड्यूल है द शेड्यूल इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ वर्कमैन फॉर द वेरियस टाइप ऑफ इंजरीज इट सर्टिफाइड बाय द ड्यूटी डॉक्टर.
शेड्यूल 1 में बताया हुआ है कि आपकी उंगली अगर कट गई है, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, एक आंख कट गई है, 2 उंगली कट गई है, 3 उंगली कट गई है, एक पैर का अंगूठा कट गया, तो कितना परसेंट की आपकी डिसेबिलिटी हुई है, उससे आपका कैलकुलेशन किया जाता है। शेड्यूल 2 इंडिकेट्स द लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वर्कमैन। वर्कमैन की डेफिनेशन में कौन कौन लोग आते हैं उसकी लिस्ट पूरी बताई है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 में इंडिकेट द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज। कई लोगों को कुछ माइंड से इधर उधर काम करने में ऑक्यूपेशनल डिसीज हो जाते हैं, एक्सरे वगैरह में काम करते हैं वहाँ पे, तो वो उसकी लिस्ट बताइए। शेड्यूल 4 बताया इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल टू वर्कमैन इन डिफरेंट डिसेबलमेंट डेथ्स। कैलकुलेशन के लिए जो फैक्टर होता है वो फैक्टर बताया हुआ है कि कितना फैक्टर मिलेगा उसको। सिंपली बता दूं कि जैसे मैंने पेंशन का रूल बताया था, जिसमें हम जब पेंशन कंप्यूट कराते हैं, कंप्यूट में लास्ट में फैक्टर से मल्टीप्लाई करता है, सेम इधर भी है। और इसमें ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो शेड्यूल 4 में बताया हुआ फैक्टर, और उसमें ये बताया कि फैक्टर जो है बढ़ता जाता है। एम्प्लॉय की एज कम होती है, फैक्टर ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए 18 साल का, 18 साल में हाईएस्ट फैक्टर वैल्यू होता है, और 59 साल 60 साल में एकदम कम हो जाता है। यानी कि जो यंग आदमी एक्सपायर होता है तो उसका पैसा ज्यादा मिलता है, और जैसे एज बढ़ती है आपका अमाउंट कम होता है। तो फैक्टर मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, इसको दिखाऊंगा। दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना के फलस्वरूप क्या होता है? रिजल्ट ऑफ इंजरी। डिसेबलमेंट होगा आपका। डिसेबलमेंट 2 तरह का होता है, टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई हाथ टूट गया है तो टेम्परेरी टूटा तो वापस जुड़ जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा, प्लास्टर बनेगा तो दोनों ठीक हो जाएगा, हाथ पैर के जुड़। एक परमानेंट होता है, परमानेंट मतलब आपका परमानेंट हाथ टूट गया। परमानेंट में 2 होता है, टोटल, पार्शियल। परमानेंट मतलब एक हाथ की एक उंगली टूट गई तो चलो ठीक है, थोड़ा पार्शियल टूटा, आप शरीर काम कर सकता है। और टोटल मतलब पूरा शरीर जो है वो इस लायक ही नहीं है, वो जॉब कर सकता है। परमानेंट में 2 तरह होंगे, पार्शियल डिसेबलमेंट होगा जिसमें शरीर का एक पार्ट टूटेगा जिससे काम करने की क्षमता में उतनी कमी नहीं आएगी, और टोटल में नहीं रहेगी। फलस्वरूप होती है डेथ उसकी, ठीक है ना। तो आपका कोई भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के फलस्वरूप 2 चीजें होती है, तो डिसेबलमेंट जो मैंने बता दी 4 तरह के होते हैं, और इसके बाद डेथ होती है। फिर टेम्परेरी डिसेबलमेंट जो उसको मानेंगे जिसमें 3 दिन से ज्यादा आदमी हॉस्पिटलाइज रहा होता है। 3 दिन से कम होगा तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई जरूरत नहीं है। अब ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल, टेम्परेरी डिसेबलमेंट में हाफ मंथली पेमेंट इक्वल टू 25% ऑफ एवरेज मंथली वेजेस। हाफ मंथली जो 25% उसको मिल सकता है उसका जो भी है टेम्परेरी डिसेबलमेंट में। परमानेंट में का कैलकुलेशन का तरीका देखिए, 60% ऑफ एवरेज वेजेस इनटू रिलेवेंट फैक्टर सब्जेक्ट टू मिनिमम 1,40,000। इसमें मिनिमम 1,40,000 मिलेगा। रिलेवेंट फैक्टर जो इसमें लिखा हुआ है ये मैंने आप शेड्यूल 4 के अंदर मैं बताया था कि जो फैक्टर आता है शेड्यूल 4 में दिखेगा, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ये 60% ऑफ एवरेज वेजेस का मतलब आपका एवरेज वेज बता दिया मैंने 15,000। आपका बेसिकली 50,000 चल रहा होगा, रेलवे में 60,000 चल रहा होगा, 40,000 वो नहीं पकड़ेंगे। अगर आपका 15,000 से कम है तो 15 वो पकड़ेंगे, मतलब 10,000 पकड़ेंगे, नहीं तो मैक्सिमम आपका 15,000 पकड़ेंगे। 15,000 का 60% जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15,000 का 60% मेगा से 9,000 होता है, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय रिलेवेंट फैक्टर होगा, वो होता है, वो पैसा मिलेगा आपका परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में। उसके बाद पार्शियल डिसेबिलिटी में का कैलकुलेशन ये है, 60% वही सेम आएगा यहाँ पे 9,000 रिलेवेंट फैक्टर और इनटू परसेंटेज डिसेबिलिटी ये आ जाएगी, परसेंटेज ऑफ द जितना डिसेबिलिटी हुआ वो डिवाइडेड बाय 100। डेथ पे आपको 50% इनटू एवरेज जो आपका जो है 15,000 का 50% है 7,500 वो लगेगा, और रिलेवेंट एज फैक्टर लग जाएगा। इसमें मिनिमम 1,20,000। कोई भी कर्मचारी की इंजरी डेथ होती है तो कमिश्नर को 7 दिन के अंदर घटना की जानकारी देने बताया
नियम है। उसके बाद एक और कंडीशन है कि जैसे मैंने बताया कि एक्सीडेंट घटना घटती है तो एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर द कंपनसेशन, बट नीचे लिखी कंडीशन में एम्प्लॉयर की कोई जवाबदारी नहीं बनती है कंपनसेशन देने की। पहली कंडीशन है इंजरी इनकैपेसिटेड वर्कमैन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 डेज। कर्मचारी की इंजरी हुई है 3 दिन से ज्यादा की नहीं है, उसकी कोई मुआवजा देने का नहीं बनता है। दूसरा है इंजरी नॉट रिजल्टेड इन द डेथ बाय एन एक्सीडेंट विच इज डायरेक्टली एट्रिब्यूटेड। अगर इंजरी के फलस्वरूप मौत नहीं हुई हो, डेथ नहीं हुई हो, तो वर्कमैन वाइज अगर जो वर्कमैन है उसने कुछ ड्रिंक किया हुआ, अल्कोहल पिया हुआ है, ड्रग के नशे में था, तो मुआवजा की जवाबदारी एम्प्लॉयर की नहीं बनती। willful disobedience of order framed by the framed for purpose of the security safety, यानी उसने आदेशों की अवहेलना की कर्मचारी ने, और जो सिक्योरिटी के जो नियम बनाए गए थे उनको फॉलो नहीं किया। इसी प्रकार सिक्योरिटी के सब कनेक्शन में जो गार्ड वगैरह सेफ्टी इक्विपमेंट्स अगर उसने नहीं पहने हुए हैं उसकी वजह से इंजरी होती है तो एम्प्लॉय की जवाबदारी नहीं बनती है। लेकिन अगर इंजरी के फलस्वरूप ये 3 घटनाएं होने के बावजूद अगर ड्रिंक किया हुआ था और इंजरी की वजह अगर उसकी मौत हो जाती है तो फैमिली को हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया। अगला ले रहे हैं HOR। HOER आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन 1961, इसको नया नाम दिया है रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005। HOER 19 क्या है नियम? 2005 से मैं निकाला है, 28/2/2005 से ये लागू होंगे। HOR के नियम के लिए क्या एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है? टू रेगुलेट द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू रेगुलेट द पीरियड ऑफ रेस्ट, क्या उसके पीछे इसका एम क्या जा सकता है कि कितने घंटे का रेस्ट दिया जाना चाहिए, और यदि कर्मचारी उसके बाद यदि एक्स्ट्रा आवर्स काम ओवर टाइम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, किस रेट से देना चाहिए, इन सब के लिए ये नियम बना गए और HOR तैयार हो गए। एक्सप्रेशन रूल, ये रूल किस पर लागू होते हैं? दिस रूल अप्लाइज टू ऑल नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज वर्किंग इन द रेलवे एक्सेप्ट फॉलोइंग, सभी रेल कर्मचारी पर लागू होंगे सिवाय RPF स्टाफ गवर्न अंडर HOR के तहत सभी रेल कर्मचारियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला इंटेंसिव, दूसरा एसेंशियल, इंटरमीडिएट, कंटिन्यूअस और सिक्योरिटी, ये 4 कैटेगरी को में बांटा गया है सभी रेलवे कर्मचारियों को। इस आधार पर बांटा गया है क्योंकि काम की जो नेचर ऑफ वर्क है ना उसके आधार पर बांटा गया है कि किस तरह का नेचर करते हैं, कितना उनको अटेंशन देना पड़ता है, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है फिजिकली मेंटली, उसके आधार पर डिसाइड किया है ये क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन में होता है काम, उसमें क्या क्या कोई आदमी जब ऑन ड्यूटी आता है, ड्यूटी पर होता है, ड्यूटी के दौरान क्या क्या काम करता है, क्या क्या मतलब पीरियड ऑफ इंटरवल,
period between spell of duties during which employee can leave. फुल नाइट होती है एचओआई की तरफ, फुल नाइट रात को 10 से 6, ये एग्जाम में पूछने के बाद फुल नाइट क्या होती है, रात को 10 से 6 के पीरियड को फुल नाइट बोलो या नाइट ड्यूटी बोलते हैं इसको। रोस्टर एक इशू किया जाता है, रोस्टर का क्या डेफिनेशन है, मींस ए डॉक्यूमेंट व्हिच शो द आवर्स दैट टेलर सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन ड्यूटी एवरी डे, डेली एज वेल एज वीकली रेस्ट ब्रेक between स्पेल ऑफ ड्यूटी इन अ डे बिसाइड अदर वर्क। रोस्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें रेल कर्मचारी शो करता है कि रेल कर्मचारी किस टाइम पे ड्यूटी पर डेली उपस्थित रहेगा, उसका क्या टाइमिंग रहेगा, वीकली रेस्ट एक लॉन्ग वन होता है, इसके बाद होता है शॉर्ट ऑफ। ये दो चीजें हैं, ये बता दूं आपको, समझने की कोशिश कीजिएगा। लॉन्ग वन मतलब कोई भी कर्मचारी कितना घंटे मैक्सिमम अंडर एचओआर हम काम ले सकते हैं, ये है लॉन्ग वन। जैसे मैंने बताया था कि 3 रोस्टर जैसे क्लासिफिकेशन है, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस और ईआई। इंटेंसिव में जो बंदा काम कर रहा है वो मैक्सिमम 8 घंटे काम लेंगे उससे, कंटिन्यूअस में जो काम कर रहा है उससे मैक्सिमम 10 घंटा काम कर सकते हैं, और ईआई में जो काम कर रहा है उससे मैक्सिमम 12 घंटे काम कर सकते हैं। एक मिनट जरा, ये लॉन्ग वन मतलब इंटेंसिव में कंट्रोलर वगैरह होते हैं जो एवरेज 6 घंटे काम करते हैं, वो उनसे 8 घंटे मैक्सिमम ले सकते हैं। कंटिन्यूअस में हम एवरेज 8 घंटे काम कर सकते हैं, तो 2 घंटे उनसे काम ले सकते हैं, 10 घंटे। ईआई में मैक्सिमम 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम काम नहीं ले सकते हैं एम्प्लॉय से। इसके बाद आता है शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ में कोई भी एम्प्लॉय एक ऑफ ड्यूटी करने के बाद नेक्स्ट ड्यूटी के बीच में कितना घंटे का ब्रेक होना चाहिए, उससे कम ब्रेक ड्यूटी कर रहा है वो 6 घंटे की ड्यूटी में इंटेंसिव में 12 घंटे से पहले उसको हम नौकरी के लिए नहीं बुला सकते हैं, और मिक्स रोस्टर कर रहा है तो 14 घंटे से पहले हम नहीं बुला सकते। लेस देन 10 आवर्स इनके कंटिन्यूअस वर्कर है, सी में काम कर रहा है बंदा, तो एक बार ऑफ ड्यूटी करने के बाद नेक्स्ट ड्यूटी इसको 10 घंटे बाद ही हम बुलाएंगे। ईआई में एक बार ऑफ ड्यूटी कर दिया रात, तो उसने नेक्स्ट 8 घंटे बाद ही हम उसको बुलाएंगे। तो ये स्पेसिफाई किया अंडर एचओआर में कि एक बार ऑफ ड्यूटी करते हो तो नेक्स्ट ड्यूटी कितने घंटे बाद बुलाएंगे। इंटेंसिव में एवरेज पकड़े 12 घंटे, सी में 10 घंटे, और ईआई में 8 घंटे बाद ही हम उनको नौकरी पे बुला सकते हैं। के बाद आता है सस्टेन अटेंशन। सस्टेन अटेंशन क्या है, क्यों हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं बता दूं, कोई भी एम्प्लॉय होता है जैसे उसको हम क्लासिफिकेशन डिसाइड करते हैं, एम्प्लॉय का तो नहीं करते हैं, पोस्ट का करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एचओआई के तहत 4 क्लासिफिकेशन हमने बताया एम्प्लॉय का। वो क्लासिफिकेशन हम करते हैं एम्प्लॉय का नेचर ऑफ वर्क के आधार पर, किस तरह का वर्क है, कितना उसको काम करना पड़ रहा है। वो नेचर ऑफ वर्क, वो काम कितना करना पड़ रहा है, वो डिसाइड करता है उसका सस्टेन अटेंशन कितना है, ड्यूटी के दौरान कितना है, मेंटल एफर्ट्स कितना लगा रहा है, फिजिकल लगता है, उससे ही उसकी क्लासिफिकेशन डिसाइड होता है। सस्टेन अटेंशन उसके लिए निकला जाता है, दिस एम्प्लॉयज मेंटल एफर्ट व्हेन अ रेलवे सर्वेंट इज कॉल्ड अपॉन टू डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड और फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी कर्मचारी जब ड्यूटी पर आएगा तो आइदर वो मेंटल एफर्ट्स लगाएगा या फिजिकल एफर्ट्स लगाएगा या दोनों लगाएगा। उसके आधार पर सस्टेन अटेंशन डिसाइड होता है, और सस्टेन अटेंशन के आधार पर इसकी क्लासिफिकेशन डिसाइड होता है। इसके बाद स्प्लिट ड्यूटी होती है। स्प्लिट ड्यूटी होती है जो 2 टुकड़ों में हम ड्यूटी करवाते हैं। एक बार ड्यूटी किया, फिर उसको ब्रेक दे दिया, और ब्रेक के दौरान वो नौकरी प्लेस ड्यूटी प्लेस छोड़ के जा सकता है, तो उसको हम स्प्लिट ड्यूटी बोलते हैं। It means duty in 2 or more places with intervening breaks each of half and more hours necessitated by the exceedance of work, and when employee is free to leave place of duty, interval for rest and meals shall not be taken break for the purpose of split duty. में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक हम स्पेल कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और ऐसे में कर्मचारी जो है अपना वर्क प्लेस छोड़ के जा सकता है। लेकिन अगर उसमें मिनिमम जो ब्रेक होगा वो आधा घंटे से ज्यादा होगा तभी हम ब्रेक मानेंगे। अगर हमने 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक किया तो उसको ब्रेक नहीं मानेंगे, उसको कंटिन्यू ड्यूटी में काउंट करेंगे। तो अगर स्प्लिट ड्यूटी करनी है तो मिनिमम आधा घंटे या उससे ज्यादा का ब्रेक होना जरूरी है, इसी को हम ब्रेक मानेंगे। कंपनी अथॉरिटी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैंने जैसे बताया है कि रेलवे कर्मचारी को एचओआर के तहत 4 क्लासिफिकेशन डिसाइड किए हुए हैं। तो 4 में से जो पहला क्लासिफिकेशन आता है एक्सक्लूडेड वाला, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से कंसल्ट करके रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है।
बाकी जो 3 क्लासिफिकेशन है इंटेंसिव, EI और C, ये जो है हेडक्वार्टर में सीपीओ डिसाइड करते हैं किसी का चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन या किसी का क्या क्लासिफिकेशन रहेगा। वो चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए कंप्लीट अथॉरिटी जो है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपके, वो है सीपीओ करते हैं हेडक्वार्टर। और अगर कोई क्लासिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया और उसके ऊपर अपील होती है, तो अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन लाइज टू आरएलसी विथ 90 डेज। लेबर रीजनल लेबर कमिश्नर होता है हमारे लेबर मिनिस्ट्री के जो अथॉरिटी होती है, उसमें एक आरएलसी होते हैं। अगर कोई भी हमने क्लासिफिकेशन किया, चेंज किया जिसमें एम्प्लॉय तैयार नहीं है, तो उसकी अपील वो आरएलसी को कर सकता है विद इन 90 डेज। और आरएलसी के डिसीजन से वो एग्री नहीं करता है तो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इंडिया वो अपील कर सकता है अगेंस्ट क्लासिफिकेशन। पहला अपील आरएलसी को 90 डेज में, अगला अपील है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर विद इन 90 डेज फॉर द। अब हम बताते हैं कि क्या क्या है क्लासिफिकेशन में, क्या क्या इंटेंसिव क्या क्या। तो इंटेंसिव में बताया हुआ नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, स्टेनरस नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग कंटिन्यूअस मेंटल और फिजिकल अटेंशन विद लिटिल और नो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। इंटेंसिव में बिल्कुल स्टेनियस नेचर होता है, कंटिन्यू बहुत ज्यादा है, आप एकाग्रता रखनी पड़ती है, मेंटल और फिजिकल आपको अटेंशन देना पड़ता है, जिसमें या तो रिलैक्सेशन का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता या बहुत कम टाइम मिलता है। इसमें पीरियड ऑफ इनएक्शन जो है जिसमें हम काम नहीं कर रहे, डू नॉट एग्रीगेट 1 आवर और मोर इन ए शिफ्ट ऑफ 8 घंटे की रोस्टर आवर्स 42 घंटे का रोस्टर आवर्स होते हैं। स्टैट्यूटरी लिमिट 45 घंटा होती है और वीकली रेस्ट जो होता है 30 घंटे होता है। यानी एक बार ऑफ ड्यूटी कर दिया तो आप 30 घंटे के बाद ही आदमी ड्यूटी करने आएगा। वीकली रेस्ट जो है रोस्टर आवर्स 42 घंटे, यानी एक वीक में 42 घंटे, 2 वीक का होता है एवरेजिंग पीरियड, आपको 2 वीक में 84 घंटे करना है लेने। एसेंशियल इंटरमीडिएट में वो कर्मचारी होते हैं जो उनका जो सिर्फ प्रेजेंस एट ड्यूटी प्लेस इज एसेंशियल बट इट इज नॉट नेसेसरी द वर्कर परफॉर्म और डिस्प्ले एनी फिजिकल एक्टिविटी। यही में जनरली बहुत कम काम होता है, वो लोग आते हैं जिसको प्लेस ऑफ ड्यूटी पर हाजिर रहना ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी काम वाम ज्यादा उनको होता नहीं है। इनका एक्शन पीरियड एग्रीगेट 6 आवर मोर, यानी 12 घंटे की नौकरी में 6 घंटे रहेंगे, 6 घंटे या उससे ज्यादा फ्री टाइम रहता है इनको, काफी कम काम रहता है। वीकली किलोमीटर के लिए 72 आवर्स है, उनकी बाकी के लिए 60 आवर्स। वीकली आवर्स का रोस्टर बता दूं, इसमें रोस्टर आवर्स काफी सारे हैं यही के लिए जो रोड साइड स्टेशन पे काम करते हैं या फिर काम करते हैं तथा जिनको क्वार्टर फैसिलिटी दी गई है आधे किलोमीटर में, उनसे हम 72 घंटे काम ले सकते हैं। लेकिन जो बड़े स्टेशन पे काम करते हैं, अहमदाबाद, आपके यहाँ पे अहमदाबाद, विरमगांव, धांगध्रा, जितने बड़े स्टेशन पे काम करते हैं या फिर रोड साइड में काम कर रहे हैं लेकिन उनको क्वार्टर नहीं दिया, ये दो इसमें रोस्टर अलग अलग है। स्टैट्यूटरी 75 है और वीकली रेस्ट इसमें 24 घंटे इंक्लूडिंग नाइट इन पेन। यही में जो काम करते हैं उनको सिर्फ 24 घंटे का रेस्ट मिलता है। नाइट इन पेन का मतलब होता है 10 से 6, रात को 12 बजे से अगले रात की 12 बजे तक रेस्ट नहीं बोल सकते हम उसको, क्योंकि उसमें नाइट इन बेड फुल नहीं आता है। 10 से 6 मतलब आज रात को 10 बजे खत्म करना पड़ेगा तब जाके नाइट इन बेड आएगा। नेचर ऑफ वर्क कंटिन्यूस में वो ज्यादा बिजी भी नहीं होते, बहुत ज्यादा फ्री भी नहीं होते हैं, एवरेज वर्कलोड होता है। इनएक्शन पीरियड इनका 8 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे से ज्यादा मतलब इनएक्शन नहीं होता है, एवरेज 2 घंटे का इनएक्शन पीरियड होता है। वीकली रोस्टर आवर्स जो है 48 घंटे होता है और मिनिस्ट्री स्टाफ के लिए 40 घंटे। स्टैट्यूटरी लिमिट 54 घंटा। आवर्स ऑफ रेस्ट इसमें भी इंटेंसिव कितने 30 घंटे का वीकली रेस्ट होता है। एक्सप्लोरेट में सब सुपरवाइजर स्टाफ, स्टेनोग्राफर, साइफर ऑपरेटर, नर्सिंग मेट्रन, नर्सिंग सिस्टर्स, हॉस्पिटल वाले, प्रोजेक्शनिस्ट, रेलवे स्कूल टीचर और इंस्ट्रक्टर्स आते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। वे आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में आप सब एक्सप्लोरेट में आओगे, इसमें जो ट्रेनिंग सेंटर जो इंस्ट्रक्टर हैं आपके वो सब इसमें आएंगे। एक्सप्लोरेट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके लिए कोई स्पेशली नियम नहीं बनाए हुए हैं रेस्ट का और टाइम का, ये लोग इसमें कवर नहीं होते हैं। 24 आवर्स जो है बाउंड होते हैं, इनकी अपनी ड्यूटी को इस तरह मैनेज करना पड़ता है, तो फिक्स टाइम इनके लिए नहीं होता। ये सब एक्सप्लोरेट कैटेगरी में आता है। एक मैं बता दूं आप लोगों को ये आपका जो है नेक्स्ट एक्सटेंडेड ड्यूटी आवर्स हैं जिसमें कितना होता है।
इंटेंसिव के लिए रोस्टर आवर्स मैंने बताया वीक में 42 और 14 दिन में 84 पीएनसी टाइम प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैंडी को टेकर को 3 घंटे मिलता है इनको। स्टेट्यूटरी आवर्स में 45 एक वीक में 90 घंटे, रेस्ट 30 घंटा मिलता है। एवरेजिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ओटी की बात अपने मॉर्निंग में पूछा था, तो ओटी का जो होता है अब सीआर देने का एवरेजिंग पीरियड जो लास्ट में ये कॉलम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओटी इसी पे आधार पे कि एवरेजिंग पीरियड में आपको उतने रोस्टर आवर्स काम करने हैं, अगर बियॉन्ड रोस्टर आवर्स जाओगे तो ओटी मिलेगा। ओवर टाइम की डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि ओवर टाइम का मतलब नहीं कि आपको आज आपने 15 घंटे काम कर दिया आपको ओटी मिलेगा। ओवर टाइम हमेशा आपको जो एवरेजिंग पीरियड है 14 दिन का है 7 दिन का, उस एवरेजिंग पीरियड में आपको कितना घंटा आपको करना था और कितना घंटा काम किया, तब जाके ओटी निकलता है। एक दिन के काम करने से ओटी नहीं मिलेगा। और सीआर का भी यही ओटी बन गया तो उसी पीरियड में आपको सीआर देना है जहां तक हो सके। नहीं दे पाता तो फिर अगले 15 दिन में देना है, और नहीं दे पाते तो 1 मिनट देना है। एक बता दूं स्टेट्यूटरी आवर्स, मैंने हर चीज आपको बता रहा था। स्टेट्यूटरी आवर्स का मतलब सिर्फ ओवर टाइम के कनेक्शन में ही है। कोई भी कर्मचारी रोस्टर आवर्स से ज्यादा काम करेगा तो उसको ओवर टाइम मिलेगा। जो रोस्टर फिक्स यहाँ पे पहला खाने में बिताया 82, 84, 60, 72, 80, 48, 96, ये रोस्टर आवर्स है। इससे ज्यादा काम करेगा तो उसको ओटी मिलेगा, लेकिन अप टू स्टेट्यूटरी करता है तो डेढ़ा रेट मिलेगा, 1.5 गुना। इसके बियॉन्ड जाएगा EI में अगर उसका 60 आवर्स है तो अप टू 75 डेढ़ा मिलेगा, उसके बाद उसको डबल मिलेगा। अगर उसका रोस्टर आवर्स 72 है तो अप टू 75 3 घंटे के लिए डेढ़ा, बाद में डबल। तो रोस्टर आवर्स टू स्टेट्यूटरी आवर्स जितना भी घंटा काम करेगा उसको डेढ़ा रेट मिलेगा, उसके बाद उसको डबल रेट मिलेगा। ये है ओवर टाइम की डेफिनेशन। The hourly rate of OT will be worked out on the basis of roster hours over the period of averaging. The period of averaging will be 2 weeks in case of worker or intensive or continuous। मैं बता ही चुका हूँ कि इंटेंसिव और कंटिन्यूस में जो काम करते हैं उनके लिए एवरेजिंग पीरियड 2 वीक का होता है। एआई के लिए 1 वीक होता है। तो आपको जो ओटी मिलेगा वो एवरेजिंग पीरियड में आपने जितना काम किया रोस्टर आवर्स से ज्यादा काम करोगे तभी मिलेगा, एक दिन में नहीं मिलेगा। hours payment of OT shall be made at 1.5 times of the ordinary rate। अगर अप टू स्टेट्यूटरी आवर्स तक काम करे तो 1.5 टाइम के रेट से मिलेगा, और बियॉन्ड स्टेट्यूटरी जाते हो तो आपको ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पेमेंट, डबल द रेट मिलेगा। डेढ़ा रेट और डबल रेट। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रोस्टर कैसे मेंटेन करेंगे? ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है तो। क्या नहीं है तो? ड्यूटी आवर्स तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी के फिक्स नहीं है, कितने घंटे ड्यूटी करना है। हाँ तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में ड्यूटी फिक्स करना ही नहीं है ना, आपको अपने मैनेज करना काम, ड्यूटी आवर्स है नहीं आपको। ओके। नहीं सर, जैसे कई बार क्या होता है तो आपको देखिए या जो सिग्नेचर वाला है सर, हमारे 24 घंटे की नौकरी है, 24 घंटे बंद हो गए। जी जी। हाँ बॉस जब बोले काम करना है, मैनेज करना है काम, बस ये एक्सक्लूड के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, और एक्सक्लूड के लिए एचआर बना भी नहीं। ओके सर। ये बाकी जो क्लासिफिकेशन है सी EI इंटेंसिव उनके लिए ये फिक्स है कि काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे ओटी मिलेगा। हमारे को अगर सुबह से शाम तक बैठा 24 घंटे बैठना पड़े तो ओटी भी नहीं मिलेगा, सीआर भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप भी एक्सक्लूड में आते हो, हम भी एक्सक्लूड में आते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे 9:30 से 7:30 तक हो जाता है टाइम। तो ऐसे टाइम में फिर हमारे
हाँ 4600 में। देखो जैसे जैसे ऊपर आगे बढ़ता है, अभी आप अपनी बात कर रहे हो, आपके जो ऑफिसर होंगे सीनियर डीएसटी, हाँ, अगर मान लीजिए वो सुबह 6 बजे रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं तो उनको वो किसको जाकर बोलेंगे कि मैं इतने घंटे काम करूँ। जैसे जैसे हायर पोस्ट पे आप जाते हो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है ना। अभी हमारे मोदी साहब सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक काम कर रहे हैं, मोदी साहब किसी और टाइम मांगेंगे और टाइम। मांगने की जरूरत ही नहीं है सर उनको। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे जैसे हायर पोस्ट में ये जनरली तो नहीं, देखिए हम तो समझ ही रहे हैं सर, देश सेवा है। आपके लोअर तो हायर पोस्ट को आपको काम मैनेज करना है, पूरे 24 घंटे आपके पास है, कैसे मैनेज करना है, कोई नियम बने नहीं। जब तक नियम नहीं बनेंगे हमको काम करना है। नियम तो अपने को ही बनाना पड़ेगा सर, ऑफिस का तो। देखिए नियम हम नहीं बनाते, नियम सरकार बनाती है। हमको सिर्फ सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को पालन करना है, और जो बेनिफिट हम सरकार हमको दे रही है हमको लेना है। आपको लगता है कि ठीक नहीं लग रहा है तो छोड़ दो नौकरी। चॉइस इज योर्स। व्यवस्थित तो बना के रखा नहीं सरकार ने इसमें। नियम देखिए हमको नियम से फायदे भी हो रहे हैं, तो कुछ जगह लग रहा है कि थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो भी है नियम है फॉलो करना है, उससे कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे काम का लोड प्रेशर बढ़ेगा, ये पक्की बात बता दो। या तो फिर आप छोटी पोस्ट की ज्वाइन कर लो, आप 1800 वाली ज्वाइन कर लो, आपको आराम से रेस्ट भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो आपको पोस्ट छोटी लगेगी, तो ऑब्वियसली हायर पोस्ट की जवाबदारी ज़्यादा है, तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। आपको फर्स्ट क्लास पास मिल रहा है, हायर पोस्ट पे, छोटी पोस्ट पे नहीं है वो। तो ठीक है, जो भी है सरकार ने बनाए नियम, मेरा मानना है कि सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम कि जो पे कमीशन 7th पे कमीशन में जो पगार मिल रही है, अगर आप बाहर जाओगे 15-15 हजार में बंदे आपकी जितना काम करने को तैयार मिल जाएंगे, बहुत वो जरा उससे कंपेयर करना हमें, फिर लगेगा नहीं यार ठीक है चल रहा है। अगर बहुत अच्छी है उसके हिसाब से तो हम ठीक काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ इसमें जो फैक्टर आते हैं एनेक्सस, वो मैं जरा दिखा देता हूँ आपको। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 मैंने बताया था ना WC का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका शेड्यूल 1 है, देख दिख रहा है। इसमें पार्ट दिखा हुआ है, लॉस ऑफ बोथ हैंड्स, एम्पुटेशन ऑफ हायर साइड 100%, लॉस ऑफ हैंड्स एंड फुट 100%। ये आपका जो जो नुकसान हुआ है, लॉस ऑफ 2 फिंगर्स ऑफ 1 हैंड 20%, ये आपका लॉस दिखाया है, ये शेड्यूल 1 है। इस तरह का आपका लॉस दिखाया हुआ पूरा पूरा, ये पूरा लॉस आ गया इसमें। ये शेड्यूल 1 है WCA के अंदर। शेड्यूल 2 है ये आपका लिस्ट ऑफ पर्सन हु सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2(1)DD आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन एम्प्लॉयज। ये सारे लोग जो है एम्प्लॉय की डेफिनेशन आते हैं जिनको बेनिफिट दिया गया है, ये सारी लिस्ट है लंबी चौड़ी। उसके बाद आता है, मैंने बताया था लिस्ट एनेक्सर 3, शेड्यूल 3, जिसमें लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज की लिस्ट है शेड्यूल 3। ये आपका पूरा शेड्यूल 3 आ गया है। उसके बाद मैंने बताया था शेड्यूल 4, फैक्टर फॉर वर्किंग आउट लमसम इक्विवेलेंट ऑफ कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी एंड डेथ। एक्सक्यूज मी सर, शेड्यूल हाँ। 3 में जो देखा रहा है ऑक्यूपेशनल डिजीज, हाँ इसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज जो है ये भी WC में आएगा। हाँ तो सर पहले डेफिनेशन में आप बोले थे ओनली दोज हु, बट ऑक्यूपेशनल डिजीज नॉट द एक्सीडेंट, सही है। तो ये भी मिलेगा सर। सही है, अच्छी बात, अच्छा सवाल पूछा। जो प्रोविजन बना है वो मैंने आपको बता दी। ना सही बात है, ठीक है। अच्छा सवाल है। मैं अगली बार सोच के फिर इसको इसमें क्या है मैं सोचूंगा, दिमाग लगाया नहीं था कि ऑक्यूपेशनल डिजीज में लेकिन इसमें एक बात हम कर सकते हैं कि एक्सीडेंट तो नहीं, लेकिन एक आदमी कंटिन्यू लंबे पीरियड तक जब कुछ ऐसे एटमोसफेयर में काम करता है तो उसकी वजह से उसके शरीर का नुकसान हो रहा है ना, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो रही है लंबे टाइम तक, वो प्रूव करनी पड़ेगी उसको
कि भाई मेरे को इस ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब ये हुआ कि उस ऑक्यूपेशन के कनेक्शन में वो डिजीज हुआ है, उसको साबित करना पड़ेगा। अब कोरोना की तुम बात कर रहे हो, कोरोना आप बोलो कि मेरे ऑफिस में होता, आप तो पड़ोस में शादी करने में बिजी हो, वहाँ की हो, आप कैसे प्रूव करोगे ऑफिस में कोरोना हुआ है? ये इशू आता ही नहीं आता। % और एवरेज निकलता है, यानी कि आपको 15,000 का 50% 7,500, तो इस 18.5 साल की एम्प्लॉय में एक है। और वही अगर 60 इयर्स के नजदीक में था, 59 में था, तो उसकी मल्टीप्लाई होगा 121, तो अमाउंट कम हो जाएगा। 7.5 इंटू 121, 7.5 इंटू 226। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फैक्टर कम होता जाता है, तो उसकी मतलब वैल्यू कम होती जाती है आदमी की। ये बताया, तो मैंने कहा एक बार आपको फैक्टर दिखा दूं। हमारा लास्ट है आज का 58। ये इतना ज्यादा काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट क्या बता दूं। एक तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, कोई भी सरकार ने एक्ट 12 घंटे काम कर रहे हैं, हमको बेनिफिट नहीं है, लेकिन थोड़ी देर से के लिए हम सुपरवाइजर को छोड़ दें, तो HOAR भी जो बना है कर्मचारियों के लिए बना हुआ है, जिसमें मैक्सिमम यही सी इंटेंसिव के लोग हैं कि अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो OT मिल रहा है, इनको रेस्ट मिलने के प्रोविजन बनाए हुए हैं, कितने घंटे ड्यूटी करेंगे, और ज़्यादा काम का हार्ड वर्क है तो इंटेंसिव में 6 घंटे उनको काम करना है, काम बिल्कुल नहीं है तो यही में काम कर रहे हैं 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं HOAR भी जो बना हुआ है एम्प्लॉय को फेवर में बनाया हुआ है, एम्प्लॉय के लिए बनाया हुआ है। एक सुपरवाइजर का थोड़ा सा मान सकते हैं HOAR। और उसी प्रकार WC का हमने पढ़ा, वर्कमैन कंपनसेशन, वो भी यही कि बताया कि एम्प्लॉय को अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी एम्प्लॉय की जवाबदारी है उसकी मुआवजा दे, ताकि उसके डिपेंडेंट लोग जो है एकदम जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद एकदम जो फाइनेंशियली क्राइसिस ना आ जाए, के लिए वर्कमैन कंपनसेशन बनाए। अगला है फैक्ट्री एक्ट है। ये फैक्ट्री के जो वर्कर काम करते हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसके लिए बनाया गया है। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट हैं वेलफेयर ऑफ फैक्ट्री वर्कर इन द कंट्री। देश में जो फैक्ट्री वर्कर है उनका वेलफेयर के लिए बनाया गया है। टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर बाय द फैक्ट्री ओनर। फैक्ट्री ओनर के द्वारा लेबर के एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसकी ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। टू एंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड हेल्थ। फैक्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन के अलावा जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और उनका हेल्थ को ध्यान रखने के लिए इसमें बनाए हुए हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनके आवर्स ऑफ वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करना, उनको रेस्ट का करना, उनको छुट्टियां देना, और यदि वो अधिक काम करते हैं तो पेमेंट ऑफ OT फॉर वर्क बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स। इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। डेफिनेशन बता दी। एडल्ट 18 साल से ऊपर एडल्ट बोलते हैं, एडोलसेंस 15 से 18 साल, चाइल्ड 15 साल से छोटा। अरे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब बताया है मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग
पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, इन सब ये जो कितना है साहब ने बताया, ये सब चीजें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती है। लंबी जो लिस्ट है, ये सब चीजें जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती है। वर्कर की डेफिनेशन बताइए। वर्कर मीन्स a person employed directly or through any agency, whether for wages or not, in any manufacturing process or in any part of the machinery or premises for manufacturing process, or in any other kind of work accidental, incidental to or connected with manufacturing process, or the subject manufacturing process, person employed in repairing machinery, even not immediate। मतलब कोई भी वर्कर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, ये उसको बोलते हैं। और फैक्ट्री एक्ट में बता दूं, रेलवे में ऐसा नहीं कि रेलवे में काम जाता है। रेलवे में कुछ है जो फैक्ट्री एक्ट में आता है, जैसे हमने इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, और कुछ है जो फैक्ट्री एक्ट के दायरे में आते हैं। इसलिए ये फैक्ट्री एक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि वहां जो लोग काम करते हैं उनको ये नियम लागू होते हैं, उनको जानने में रखते हैं। क्लरिकल स्टाफ जो होते हैं वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन टाइम कीपर है उसको वर्कर की डेफिनेशन में लाया गया है। फैक्ट्री क्या बोलते हैं? फैक्ट्री की डेफिनेशन, फैक्ट्री मींस प्रेमिसेस वेयर 10 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। इसलिए 12 महीने में 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स जहां काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, और किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो वहां 10 से उससे अधिक काम कर रहे हैं तो उसको फैक्ट्री माना जाएगा। जहाँ पावर का बिना काम चल रहा है वहां 20 या उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो पिछले 12 महीने में, तो उसको फैक्ट्री माना जाएगा। ऑक्यूपायर इज ए पर्सन विद अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के ऊपर जो जिसका पूरा अधिकार होगा उसको उसका ऑक्यूपायर माना जाएगा। नॉर्मल लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, एडल्ट वर्कर नॉट टू वर्क फॉर मोर देन 9 आवर्स ए डे। जो एडल्ट वर्कर होगा 18 साल से ऊपर, उसको एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना है, और वीक में 48 घंटे। पीरियड ऑफ वर्क एट स्ट्रेच, एटलीस्ट 30 मिनट्स इंटरवल ऑफ रेस्ट। आप 5 घंटे के बाद 30 मिनट का रेस्ट देना उसको, वर्कर को। उसके बाद कंटिन्यूस काम 10 दिन से ज्यादा काम नहीं करेगा विदाउट हॉलीडे, छुट्टी प्रोविजन है ये। नॉर्मल स्प्रेड ओवर ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड 10। वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री बिटवीन 6 से 7 PM ओनली। महिलाओं को फैक्ट्री में सुबह 6 से शाम को 7 बजे। महिला कर्मचारी को शिफ्ट बदलना हो तो वीकली हॉलीडे के बाद ही बदला जाएगा, या किसी हॉलीडे के बाद। इसमें जैसे हम रोस्टर बनाते हैं ऐसे ही आपको एक नोटिस बनाना है जिसमें एडल्ट का डेली का क्या ड्यूटी आवर्स है वो बताना पड़ेगा। अगर किसी की ड्यूटी बढ़ानी है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेके 12 घंटे तक ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। संडे टू बी वीकली रेस्ट है, संडे जो होगा वीकली रेस्ट होगा। ग्रांट ऑफ कंपल्सरी हॉलीडे, अगर अपन जैसे CR बोलते हैं ऐसे इनके कंपल्सरी आवर्स। एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम किया है या 48 घंटे से ज्यादा काम किया है तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ एक बात बता दूं आपको, ओवर टाइम की जो रेट है अपने यहाँ पे रोस्टर आवर्स से स्टेट्यूटरी आवर्स से डेढ़ा था, उसके बाद होना था। फैक्ट्री एक्ट जहाँ लागू होता है वहाँ डेढ़ा रेट नहीं होता है, वहाँ सीधा डबल रेट से OT मिलेगा। फैक्ट्री एक्ट में OT का रेट पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कहीं तो आप बताएंगे डबल रेट से मिलता है। फैक्ट्री एक्ट में जो रेट निकालने का तरीका है उसमें बेसिक पे, DP, DA, HRA सब काउंट होता है। अपने HRA काउंट नहीं करते हैं। लिमिट ऑफ एक्सेप्शंस, टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इन एनी डे शैल नॉट एक्सीड 12 घंटे। किसी भी दिन में 12 घंटे ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। शैल नॉट
ज़्यादा किसी ओवर टाइम काम नहीं करा जाएगा। ओटी वर्किंग क्वार्टर 35 क्वार्टर में 75 घंटे ज़्यादा काम मिल जाएगा। When OT working is restored, a report to be sent to factory inspector within 24 hours. ये सब ठीक है इंस्पेक्टर को देने का। हमारा जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो 3 चीजें हैं, पहला है उसके काम के घंटे निर्धारित करना, वो हमारा हो गया HOI के तहत। दूसरा फैक्ट्री एक्ट का जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आता है हेल्थ डिसाइड करना। तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो हेल्थ के ऊपर जो है वर्कर हेल्थ ऑफ वर्कर के बारे में पहला है कि फैक्ट्री प्रेमिसेस क्लीन, फ्री फ्रॉम फाउल स्मेल, कोई भी दुर्गंध युक्त नहीं होना चाहिए, कोई भी ड्रेन वगैरह से कुछ भी ड्रेन वगैरह में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए ताकि वहाँ इकट्ठा हो जाए, वही गंदगी फैलाए। Accumulation of dirt refuse shall be removed daily from floors, benches, staircase, passages। जो भी रास्ते हैं फ्लोर से, बेंचेस, स्टेयरकेस है, वहाँ से डेली वहाँ पे गंदगी का इकट्ठा नहीं होना चाहिए और डेली इसकी साफ सफाई होनी चाहिए। फ्लोर शुड बी वॉश्ड डिसइंफेक्टेड एटलीस्ट 1 वीक। वीक में एक बार फ्लोर्स को वॉश करना है, डिसइंफेक्टेड करना है। ड्रेन द फ्लोर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वॉल एंड सीलिंग बी वाइट वॉश। 3 मंथ में एक बार वॉल और सीलिंग जो है वाइट वॉश होनी चाहिए। पेंटिंग और वार्निश 5 साल में एक बार होनी चाहिए। के बाद जो फैक्ट्री है उसका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन बराबर होना चाहिए, फ्रेश एयर आने का रास्ता होना चाहिए, साउंड पोल्यूशन ना हो, टेम्परेचर का मेंटेन किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट, फ्यूम्स एंड ना हो, उनकी ब्रीथिंग बराबर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो जो धुआं और डस्ट है वो बाहर निकल जाए। और गार्डिंग नहीं होनी चाहिए। लाइटनिंग अरेंजमेंट इन द वर्क एरिया रूम से वर्क एरिया रूम और रास्ते में लाइटिंग फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ विंडो स्काईलाइट्स टू बी केप्ट क्लीन फॉर प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट। Effort should be made to check direct glare lights and through reflection. No eye strain should due to shadows. ड्रिंकिंग वाटर का बंदोबस्त होना चाहिए जहाँ 250 या अधिक वर्कर हो, कूलर होना चाहिए। मतलब सेपरेट यूरिनल लेट्रिन्स फॉर मेल एंड फीमेल के लिए टॉयलेट्स अलग अलग होने चाहिए। स्टूडेंट्स एट कन्वीनियंस, जो थूकदान होते हैं वो पर्याप्त स्थान पर होना चाहिए तथा जो गलत जगह थूकते हैं उनके लिए फाइन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके बाद आता है सेफ्टी। फिर हमने टाइमिंग देख लिया काम करने का, हमने हेल्थ देख लिया, अब होता है वर्कर की सेफ्टी। ये तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। एवरी मूविंग पार्ट ऑफ ए प्राइम मूवर, हेड रेसर, ट्रायल रेस ऑफ द वाटर व्हील एंड वाटर टर्बाइन, एनी पार्ट ऑफ स्टॉक बार प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द हेड स्टॉक ऑफ लाथे shall be security fence। इसका ओवरऑल मतलब होता है कि जितने भी फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट है उसको प्रॉपर्ली फेंस किया जाना चाहिए और वर्कर ट्रेंड वर्कर इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं भी कोई ऐसा नहीं कि लूज हो उसकी वजह से पूरा आपका इक्विपमेंट आपके ऊपर गिर जाए। तो सेफ्टी के लिए उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और जो स्प्लैश पर्सन है उन्हीं को वहाँ लगाना चाहिए। फ्यूज फॉर स्विचिंग ऑफ पावर इन इमरजेंसी, कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है, फ्यूज की सुविधा होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में फ्यूज ऑफ कर सकें। Frequently check, adjust and secure the screw, bolt, key and other replacement part of the machine की पार्ट है, उसको रिप्लेसेबल पार्ट है उनकी मशीन के, बार बार फ्रिक्वेंटली चेक होना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। टेक ड्यू प्रिकॉशंस व्हाइल लिफ्टिंग, हैंडलिंग इनफ्लेमेबल एसिड्स, पेस्टिसाइड। इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ के और पेस्टिसाइड को शिफ्टिंग करने में, उठाने में, हैंडलिंग करते हुए पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब आ गया वेलफेयर मेजर्स। वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनके कल्याण से संबंधित क्या सुविधा होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि वॉशिंग फैसिलिटी सेपरेट फॉर मेल और फीमेल के लिए वॉशिंग धोने की सुविधाएं सेपरेट होनी चाहिए। प्रोवाइड प्लेस फॉर कीपिंग क्लॉथ एंड अदर पर्सनल आइटम्स ऑफ वर्कर, प्रोवाइड स्पेस फॉर ड्राइंग क्लॉथ वेयर नीडेड।
कपड़े सुखाने के लिए, धोने के लिए पूरी प्रयास स्थान होना चाहिए। कैंटीन, जहाँ 250 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए, और अगर 150 से ज़्यादा है तो लंच रूम होना चाहिए। एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए जहाँ 500 से ज़्यादा काम करते हैं, और फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा जहाँ 150 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। अगर 500 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वेलफेयर ऑफिसर की भी नियुक्ति होनी चाहिए। लेडीज रूम होनी चाहिए जहाँ 30 से अधिक महिलाएं हैं। अब यह है नोटिस है टू सेंड रिपोर्ट फैक्ट्रीज पर विदिन, कुछ भी घटना घटती है फैक्ट्री में तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को इंचार्ज ऑफ वर्कशॉप टू फिल अप फॉर्म। ये सब नोटिस भेजने की फॉर्मेलिटी क्या है। कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे नोटिस भेजना है, फॉर्म भर के सीडों को भेजना है। ऑल माइनर मेजर एक्सीडेंट टू बी रिपोर्टेड टू सिविल अथॉरिटी व्हेनेवर द ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री इज चेंज। अगर फैक्ट्री को ऑक्यूपायर चेंज होता है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को 7 दिन के अंदर खबर की जाएगी। इसी के साथ ही हमारा ये समाप्त होता है पीबी। किसी को डाउट हो तो भाई पूछ सकता है। मैं आज यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। सेटलमेंट बेनिफिट्स, HOER, PRs, हाँ वो तो मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं बंद करता हूँ। धन्यवाद सभी को। अब एक समय तक का मिलता है। ठीक है, फिर लेटर एक बार प्लीज दे ऑक्सीजन लाइन पास राइट पास पास फोल्डर सर बंद करें क्या, कुछ बाकी है? सर ने खत्म कर दिया अभी। बस बंद करते हैं हम लोग भी। अटेंडेंस वगैरह होगा। अटेंडेंस तो गूगल शीट पे भर दिया ना। अटेंडेंस तो अपना अपना भर दिया ना गूगल शीट में। उन्हें वो तो भर दिया है, लेकिन शायद कुछ कहें। होस्ट तो गायब हैं हमारे। नंद किशोर जी चले गए। बंद करो हो गया आज का पूरा। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय। ओके सर, कल मिलते हैं। भागने की जल्दी है क्या? नहीं, कल मिलते हैं सर। ठीक। अच्छा, गूगल पे जो अटेंडेंस लगाई है, हेलो, हाँ बोलिए। अटेंडेंस जो लगाई है वो 8 तारीख का ही आ रहा है उसमें तो। हाँ वो 8 का ही आ रहा है। ये एपीओ साहब ने शेयर किया है क्या इसमें? अभी तो नहीं किया, करेंगे बोल तो रहे थे, लेकिन एपीओ साहब ग्रुप में होंगे तब ना। हाँ, क्योंकि उसमें तो ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं। बोलते स्लाइड शेयर करेंगे, लेकिन वो स्लाइड बाद में कहाँ जाता कुछ पता आता नहीं मिलता है। डाउनलोड करके रख लो सब जितनी आती हो। अरे लेकिन वो कितना डाउनलोड करते बैठोगे? हार्ड डिस्क रखो, हार्ड डिस्क।
last month.
ये OBS से स्टॉप कर दो पहले। रिकॉर्डिंग, आर यू श्योर?